नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूर्या चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां अभिनंदन समारोह का आयोजन और डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने ये कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। विभागों के हमारे सभी इंजीनियर, अब मैं विभाग बोलूंगा तो कोई छूट जाएगा तो आप बता देना, ठीक है। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, जल निगम, जल संस्थान, ग्रामीण निर्माण विभाग, ऊर्जा निगम, लघु सिंचाई एवं कुछ छूटा तो नहीं, जल विद्युत निगम, कृषि विभाग, जल संस्थान, अपने सारे अभियंत्रण विभाग। अब वो या ऐसा कह दें कि इन विभागों में जो एक कहते हैं ना, मेष राशि से मीन राशि तक जितने भी विभाग हैं, उन सभी विभागों से आए हुए हमारे सभी इंजीनियर, सभी अभियंतागण, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करता हूं कि अब ये क्या है कि चौहान जी और नौटियाल जी और हमारे रतूड़ी जी और सब लोग लगातार मुझे मिलते रहे और हर बार क्या है, बहुत खींचतान होती रहती थी। ये आते थे बड़ी बड़ी समस्याएं और समाधान कई बार हो भी जाते थे और कई बार नहीं भी होते थे, लेकिन वो खींचतान चलती रहती थी। इस बार हमने इनसे कहा कि भाई ये राज्य क्या है कि हम सबका है। ये राज्य जितना मेरा है उतना आपका भी है, जितना मैं चिंता करता हूं उतनी चिंता आप भी करते हैं। ये ठीक है कि कुछ चीजें होनी चाहिए, कुछ आपकी मांगे हैं, जैसे अभी आप बता रहे थे, कुछ समस्याएं हैं, कुछ आगे भविष्य में जो आसानी से हो सकती हैं, तो इसी प्रकार से पीछे भी रही हैं। तो हमने कहा कि हम उन सब बातों को क्यों नहीं मानेंगे जो होने वाली हैं। तो बात करते हैं, लगातार बात चलती रही, कई महीनों बात चली ना रतूड़ी जी, 7 जून को हुई थी। लगातार बात हुई और काफी सारी बातें हो गई। आप लोगों ने वार्ता करी और आप सब लोगों ने, चूंकि आपके प्रतिनिधि के नाते आप लोग सब आते थे, तो आपसे बात करके ही आते हैं, हमेशा बात करते हैं। और जब बात करके जाते हैं तो फिर इनको बताने के लिए भी कुछ चाहिए कि भाई इन्होंने क्या बात करी है। तो बहुत लंबे समय तक बातचीत होती रही इनकी। मैंने भी इस बार कहा हमारे आनंद वर्धन जी को, शैलेश बगोली जी को कि भाई आप ठीक से बात करिए और मैं चाहता हूं कि इसमें जो भी हो सकता है उसको जरूर हम करेंगे। जो अभी अल्पकालिक तत्काल हो सकता है उसको तत्काल कर देंगे, और जो थोड़ा लंबे समय का है, यानी कि जो अभी एकदम से नहीं हो सकता है, उसको दीर्घकालिक रखेंगे, आगे रखेंगे, प्रस्ताव में रखेंगे। तो मुझे खुशी है कि काफी सारी जो बातें थी वो आगे बढ़ी हैं, कुछ का समाधान हुआ है, कुछ आगे के प्रस्ताव में हमने किया है, और आप लोगों ने सकारात्मक रूप से वार्ता की। और वार्ता के साथ और अच्छा लगा मुझे कि आप लोग बीच में मुझे धन्यवाद करने के लिए आए। पहले अब ये देखिए, धन्यवाद क्या है कि एक तरह से ये होता है कि एक काम हुआ है तो आगे और बढ़ेगा, वो थोड़ा सकारात्मकता बढ़ती है। और उसको यहाँ पर अभी आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में आए, अभी कह रहे हैं 10% हैं, तो उससे भी एक कदम आगे आप सब लोगों ने यहाँ पर आभार अभिनंदन समारोह रखा है। इसके साथ ही मैं इस आभार अभिनंदन सम्मान के लिए आप सब लोगों की ऊर्जा को देखकर, आप लोग जब तालियां बजा रहे थे, तो ये तो इतने तो 1000 लोगों के कार्यक्रम में भी इतनी तालियां नहीं बजती हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी का अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। और ये सम्मान सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, ये सम्मान आप सब लोगों का, हमारे डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के हर एक सदस्य का सम्मान है, हर एक सदस्य का सम्मान है। भाइयों बहनों, हम सभी बहुत ही खुशनसीब हैं कि हमारे पास बड़ी संख्या में उत्तराखंड के अंदर बहुत ही कुशल
और कौशल से परिपूर्ण हमारे इंजीनियर हैं, जो आज प्रदेश की और राष्ट्र की जो समृद्धि है उसके निर्माण में अपना बहुत उल्लेखनीय जो योगदान है वो दे रहे हैं। और मैं सच कहूं तो आप लोग हमारे जो प्रदेश की रीढ़ हैं, आप बिल्कुल उसके आधार स्तंभ हैं। देखिए आज बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री आवास में लोक पर्व फूल दे धूमधाम से मनाया गया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को फूल दे के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं दी और साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का लोक पर्व फूल दे मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री ने सपरिवार धूमधाम के साथ मनाया और साथ ही सीएम धामी के उपस्थिति में मुख्यमंत्री आवास में रंग बिरंगे परिधानों में सजे बच्चों ने देहरी में फूल और चावल बिखेर कर पारंपरिक गीत फूल दे क्षमा दे गाते हुए त्योहार की शुरुआत की और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त के देहरादून से। धामी कैबिनेट की होगी बैठक। बड़ी खबर, अहम जानकारी। बैठक में रखे जाएंगे कई अहम प्रस्ताव। सचिवालय में शाम 5 बजे शुरू होगी बैठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। बड़ी खबर, अहम जानकारी। लोकसभा चुनाव को लेकर सरकार लेगी फैसला। बड़ी खबर, अहम जानकारी देहरादून से। धामी कैबिनेट की होगी बैठक। बैठक में रखे जाएंगे कई अहम प्रस्ताव। सचिवालय में शाम 5 बजे शुरू होगी बैठक। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। बड़ी खबर, अहम जानकारी, बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। धामी कैबिनेट की होगी बैठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर बता दें कि हो सकती है चर्चा। बैठक में रखे जाएंगे कई अहम प्रस्ताव। सचिवालय में शाम 5 बजे शुरू होगी बैठक। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, धामी कैबिनेट की होगी बैठक। बैठक में रखे जाएंगे कई अहम प्रस्ताव और सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। बड़ी खबर, अहम जानकारी, बड़ा अपडेट। देहरादून में धामी कैबिनेट की होगी अहम बैठक। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। समान नागरिक संहिता को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है और उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से समान नागरिक संहिता को लेकर मंथन चल रहा था और इस पर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की हैं और मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे देश में एक मिसाल पेश की है, क्योंकि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है जिसने समान नागरिक संहिता को पास किया और इसके लिए समस्त उत्तराखंड की जनता को भी बधाई के पात्र हैं और साथ ही कानून पूरे देश के अंदर एकता अखंडता की भावना को संकल्पित करेगा और साथ ही राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ये पल ऐतिहासिक है। ये कुछ नहीं है, पोलराइजेशन ऑफ वोट की बीजेपी की कोशिश है। यूसीसी का कोई बड़ा इफेक्ट नहीं है। यूसीसी में वैसे भी जो चीजें लाई गई हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट पहले ही कर चुकी, चाहे बेटियों का अधिकार है, चाहे वो दूसरी शादी की बात है, चाहे वो ट्रिपल तलाक है, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप है। में सुप्रीम कोर्ट के पहले ही निर्देश सारे आ चुके हैं और इसमें नया कुछ नहीं, इसलिए कोई उत्साह नहीं है और इसका मुझे लगता नहीं कोई व्यापक असर जनता में पड़ेगा। आज देवभूमि उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और देवभूमि के तमाम बाशिंदे और खास तौर से जो हमारे सरकार का अंग हैं वो सब बधाई के पात्र हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक ऐसी पहल की है
कि जिसका अनुसरण पूरा देश करेगा और अपना राज्य उत्तराखंड देवभूमि एक ऐसा आदर्श राज्य स्थापित होगा कि जो पूरे देश के अंदर एकता, राष्ट्रीय अखंडता और स्टेबिलिटी लेकर के आएगा। यूसीसी पर आज राष्ट्रपति महोदया का मुहर लगाना ये एक ऐसा ऐतिहासिक एक पल है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है और बता दें कि बीजेपी ने लोकसभा के प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी और जिसमें उत्तराखंड की 2 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। वहीं हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को मौका दिया गया और जबकि पौड़ी लोकसभा सीट पर पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बनूले चुनाव लड़ेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पौड़ी गढ़वाल से लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जैसे कि कांग्रेस के द्वारा 3 टिकट जारी होने के बाद का पता चला, वहीं कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला और गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से टिकट मिलने के बाद मुझ में भी उत्साह का संचार हुआ और साथ ही उन्होंने कहा कि पौड़ी के तमाम विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ताओं का संदेश आया कि उन्हें टिकट मिलने के बाद सभी कार्यकर्ताओं में जीत के जुनून का संचार हुआ। प्रत्याशी घोषित होने से पूर्व चुनाव न लड़ने के बाद पर गणेश गोदियाल ने कहा कि अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए मैंने ये महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी के धन बल का मुकाबला करना असंभव है और साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां से हमारे कार्यकर्ता संसाधनों को इकट्ठा करने में ना जुटे हों। कि पौड़ी से लोकसभा का टिकट मुझे मिले और साथ में हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व ने जो मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, मैं इस विश्वास के लिए भी उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की महान जनता को, हमारे आदरणीय मतदाताओं को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पौड़ी गढ़वाल से मैंने जो चुनाव लड़ने की आप लोगों के भरोसे जो ठानी है, उसका आधार ये रहेगा कि भविष्य में जब जब वहां का जनमानस मुझसे किसी बात पर उनके नेतृत्व को मजबूत करने के लिए, उनकी बात को संसद तक पहुंचाने के लिए और उनके जीवन में आए प्रश्नों को हल करने का जब जब मुझ पर उनका अपेक्षा उनकी मुझसे होगी, मैं उनकी अपेक्षा पर हमेशा खरे उतरने का प्रयास करूंगा। उत्तराखंड के ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल किया गया। 10 आईएएस और पीसीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया। आईएएस हरीश सोमवाल को मानवाधिकार का प्रभार सौंपा गया और आईएएस दीपेंद्र चौधरी को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। वहीं आईएएस आशीष भट्टगाई की जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी की गई और सचिवालय सेवा के अतर सिंह को अपर सचिव गृह से मुक्त कर दिया गया। बता दें कि उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। 10 आईएएस और पीसीएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है और साथ ही आईएएस हरीश सोमवाल को मानवाधिकार का प्रभार सौंपा गया है। बता दें कि उत्तराखंड के ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल किया गया है। 10 आईएएस पीसीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में किया गया बदलाव और साथ ही आईएएस हरीश सोमवार को मानवाधिकार का प्रभार सौंपा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा लोक
भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की शुरुआत होते ही बीजेपी चुनाव मोड में आ गई और नैनीताल लोकसभा सीट से केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के नाम की घोषणा होने के बाद उन्होंने भीमताल में अपने कार्यालय का शुभारंभ किया, जिसमें भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा, भाजपा जिलाध्यक्ष समेत मंडल अध्यक्ष और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री बता दें कि अजय भट्ट का कहना है कि हम विकास कार्यों के नाम पर जनता के बीच जाएंगे। जो लोग चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करें और वोट जरूर डालें, और चाहे वो वोट किसी को भी दें। देखिए, लगभग 1.5 लाख करोड़ के जो कार्य केंद्र सरकार ने दिए हैं वो इस समय चल रहे हैं उत्तराखंड में, जिसमें भीमताल विधानसभा के अंतर्गत भी बहुत जबरदस्त काम इस समय चल रहे हैं। अगर मैं भीमताल की ही बात करूं तो नगर पंचायत हमने बनाई, और यहीं की बात करें केंद्रीय विद्यालय हमारा बन रहा है। ये जो सड़कें हैं जो ऊपर वाली हैं टाइल्स वाली, आपने देखा इसके लिए अलग से पैसा आया है। सब जगह आप देख, हर जगह विकास की नदियां बह रही हैं। उधम सिंह नगर के खटीमा में टनकपुर रोड पर आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए लोकसभा चुनाव प्रभारी और वरिष्ठ बीजेपी नेता दान सिंह रावत और अन्य वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण और ढोल नगाड़ों के साथ हवन यज्ञ करके बाद में फीता काटकर लोकसभा चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। और इस मौके पर एक बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा चुनाव प्रभारी दान सिंह रावत ने अब की बार 400 पार का नारे को साकार बनाने और देश में मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने को लेकर सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव में जी जान से जुट जाने की अपील की है। और साथ ही उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को उनके दायित्वों के बारे में जानकारी दी। और इस दौरान सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने 400 के लक्ष्य को पार करने हेतु दृढ़ संकल्प लिया। माननीय मोदी जी का नारा अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार का नारा यहाँ खटीमा में आज अपना कार्यालय खोलकर विधानसभा स्तर पर यहाँ पर आज इसका शुभारंभ हुआ है। इसका शुभारंभ करने के लिए अपने जिले के प्रभारी विवेक सक्सेना जी और जिले के संयोजक उत्तम दत्ता जी और अपने इस खटीमा विधानसभा के संयोजक दान सिंह रावत जी, सभी लोगों ने मिलकर, तीनों मंडल अध्यक्षों ने मिलकर आज यहाँ इस कार्यालय का भव्य शुभारंभ किया है। और अब की बार 400 पार का नारा पार करने के लिए यहाँ सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर माननीय मोदी जी की सरकार बनाने वाले हैं। बिल्कुल साकार होगा। 400 प्लस हम लोग चल रहे हैं और 400 पार 100% होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। SC/ST के एक मामले में पौड़ी जेल में बंद पत्रकार आशुतोष नेगी को पौड़ी के जिला जज ने बुधवार को जमानत दे दी और बताया कि आशुतोष नेगी के अधिवक्ता और कोटद्वार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पंत ने इसकी जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि गुण दोष के आधार पर जिला जज ने आशुतोष नेगी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। वहीं गौरतलब है कि 5 मार्च को पौड़ी पुलिस ने SC/ST के एक पुराने मामले में आशुतोष नेगी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था। आशुतोष नेगी अंकिता भंडारी हत्याकांड में उसके गुनाहगारों को सजा दिलवाने के लिए इन दिनों आंदोलन चला रहे हैं। में क्या हमारे पूरे उत्तराखंड भाई और बहनों को बहुत बुरा लगा कि जिस तरह से उन्होंने मेरे भाई को खदेड़ के ले गए। इसमें मेरे भाई की जान भी जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन मेरे उत्तराखंड भाई और बहनों की वजह से आज मेरे आशुतोष भाई मेरे साथ है। मैं उन सभी का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ कि मैं किन शब्दों में अपने भाई और बहनों का धन्यवाद करूँ कि आज उनके संघर्ष के कारण मेरा भाई हमारे साथ है। मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह तुमने मेरे भाई को
जेल से बचाया है और वो मेरे साथ है। इसी तरह आप मेरी बेटी को भी तब तक मतलब जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिल जाता, आप मेरे साथ इसी तरह रहना बहना, तभी मेरी बेटी को न्याय मिलेगा। आशुतोष नेगी के खिलाफ SC/ST का मुकदमा था, उसपे पुलिस उसको गिरफ्तार करने गई थी, उसको गिरफ्तार किया और जब उसको गिरफ्तार किया तो उसकी अरेस्टिंग के दौरान ही पुलिस ने जल्दीबाजी में एक ऐसा मुकदमा पंजीकृत किया कि उसने पुलिस के साथ सरकारी कार्य में बाधा डाली है। लेकिन पुलिस ने ये उच्च अधिकारियों के दबाव में या बहुत जल्दीबाजी में ऐसा मुकदमा पंजीकृत किया जो प्रथम दृष्टया ही डाउटफुल था। और आज माननीय न्यायालय जब मामले की गहन छानबीन की तो पाया कि वास्तव में पुलिस ने कोई भी जो विधि प्राविधान है CRPC के अंदर उनका कोई पालन नहीं किया है और एक मुकदमा प्रेमा फेसी फर्जी है। इसलिए माननीय न्यायालय ने आज आशुतोष नेगी को दोनों मामले में जमानत दे दी। देखिए, आशुतोष भाई निर्दोष थे और आज ये मानना भी पड़ा है, कोर्ट से जमानत मिली है। पर हम अभी भी दुखी हैं। वो जो फोटो आशुतोष भाई का वायरल किया गया जिसमें घुटनों पर बिठाया गया, उससे मैं बोलना चाहूँगा कि पुलिस को माफी मांगनी चाहिए, उत्तराखंड पुलिस को। और आगे हमारे धरने ने यात्रा का रूप लिया है। आज हमने कोटद्वार में न्याय यात्रा की है। अब हम जगह जगह जाकर बताएंगे लोगों को कि हमारे साथ किस तरह का अभद्र व्यवहार किया गया, किस तरह से हमें झूठे मुकदमे में फंसाया गया, किस तरह से हमारे धरने को खराब करने की कोशिश। रूप से अंकिता जैसा जघन्य हत्याकांड इस उत्तराखंड में दोबारा ना हो, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहाड़ के लोगों का जागरूक होना। और निश्चित रूप से आशुतोष भाई इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। मैं आशुतोष भाई का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अंकिता की लड़ाई को प्रमुखता से उठाया। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर न्यायोचित बात आती है तो कहीं ना कहीं जब आज उनके जो तथ्य हमारे जो यहाँ पर एविडेंस हमारे जो वकील हैं उन लोगों ने वहाँ पर न्यायालय में रखे होंगे तो कहीं ना कहीं वो तथ्य जो है सत्य रहे होंगे या उन तथ्यों में कोई सच्चाई रहेगी, तो उसमें जो है जो भी जमानत हुई है उसके लिए मैं आशुतोष भाई को जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि इसी तरह मैं भाजपा से भी उम्मीद करता हूँ कि अंकिता की न्याय की लड़ाई जो है वो भी कोई सार्थक रूप धारण करे और अंकिता को न्याय मिल सके, उसके हत्यारों को सजा मिल सके। नेगी जी को ले जा रहे थे तो मैंने सार्वजनिक मंच पर यह कहा था कि मैंने आप एक आशुतोष नेगी को गिरफ्तार करके यदि सोचते हैं कि हमारी लड़ाई कमजोर हो जाएगी तो ये कमजोर होने वाली नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये बताना चाहता हूँ, ये तो अभी हमारी जो जीत हुई है और अभी आगे हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक पुलकित आर्या को फांसी नहीं हो जाती है, जब तक अंकिता के हत्यारों को जब तक हम फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचा देते तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। प्रदेश सरकार की ओर से देहरादून के सभी 6 ब्लॉकों में गौ सदन बनाने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विद्यासागर कापड़े ने कहा कि पारंपरिक प्रक्रिया में सभी 6 ब्लॉकों में सरकारी जमीन पशुपालन विभाग के नाम दर्ज हो चुकी है और सभी जगह पर गौ सदन बनाने को लेकर धनराशि मुक्त कराने के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिए हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रेमनगर में जो गौशाला बन रही है उसके लिए कुछ धनराशि जिलाधिकारी अटाइंड फंड के द्वारा हमें दी गई है और साथ ही धनराशि वहां की क्षेत्रीय विधायक सविता कपूर के विधायक निधि द्वारा की गई और जिससे इस क्षेत्र के गौसदन की एक इमारत बनकर तैयार हो गई। प्रारंभिक प्रक्रिया हमारी 6 ब्लॉक में जो जमीन है वो कोई सरकारी जमीन चयन करके पशुपालन विभाग के नाम दर्ज कराने का प्रक्रिया थी, उसमें हम लोग कामयाब हो गए हैं। हमें 6 ब्लॉक में अपनी जमीन मिल गई है, हमारे नाम पशुपालन विभाग के नाम हो गए और उसमें से हमने प्रस्ताव सब जमीनों के सब जगह गौसदन बनाने के प्रस्ताव शासन में हमने भेज दिए क्योंकि धनराशि शासन से मुक्त होनी है। एक गौसदन में हमारे जो है धनराशि कुछ जिलाधिकारी महोदय के द्वारा अनटाइड फंड से हमें दी गई जो प्रेमनगर में गौशाला बन रही है। कुछ विधायक नीति से वहां की विधायक सविता कपूर जी ने हमको धनराशि दी, उसमें हमारा एक गौसदन बनकर तैयार हो गया, एक बिल्डिंग। दूसरी बिल्डिंग के लिए हमने उनसे कहा कि उस दूसरी बिल्डिंग और एक भूसा गोदाम बनना बहुत जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।